नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आ गए हम आज फिर से मजेदार, धमाकेदार और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके। तो आपको पता है जैसा कि हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं किस चीज़ के लिए होते हैं, वो होते हैं स्पेशल यूपीएससी के लिए। तो आज तारीख है 22 अक्टूबर 2023 और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम भी इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CACP कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, CACP भारत में विभिन्न फसलों के लिए MSP को मंजूरी देता है। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है CACP 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्नों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको इंग्लिश में FRP कहते हैं, की सिफारिश करता है। आपको बताना है ऊपर जो लिखे हुए हैं स्टेटमेंट उनमें से कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मंजूरी देने का काम। ठीक है, जो CACP है ना, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये मंजूरी नहीं देता, ये सिर्फ सिफारिशें करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्नों के लिए अलग से उचित और लाभकारी मूल्य को ये क्या करता है, लॉन्च करता है, यानी सिफारिशें करता है। इसीलिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिफारिशें। पहला गलत है क्योंकि वहाँ पे लिखा है मंजूरी। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि MSP क्या है। ठीक है, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। देखिए, MSP की फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये एक प्रकार का रेट होता है जो गवर्नमेंट आपके फसल उगाने से पहले ही तय कर देती है और कहती है कि ये जो रेट है इसी रेट से हम आपकी फसलें को खरीदेंगे। इससे कम पर अगर कोई खरीदता है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसको मतलब कौन मंजूरी देता है, ठीक है, और कौन सिफारिशें करता है। देखिए, जो MSP है उसकी सिफारिशें करने का काम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CACP बोलते हैं। ठीक है, अब जो CACP है ये क्या करता है, CACP क्या करता है, ये सिर्फ सिफारिशें करता है। क्या करता है, सिफारिशें। ये सिफारिशें किसको करता है, ये सिफारिशें करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, यानी CCEA को। ठीक है, किसको कर दी, CCEA को। अब इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे PM, यानी इस समय हमारे जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय इसको क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। अब कैबिनेट जो कमेटी है ये मंजूरी देने का काम करते हैं, और जो ये कमीशन है ये क्या करते हैं, सिर्फ सहमति देते हैं कि हाँ ये सिफारिशें हमारी, इसको आप मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और जो ये कमीशन है इसको कब बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि MSP की जो सिफारिशें हैं वो कौन करता है, वो करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसको मंजूरी देने का काम कौन करता है, वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे PM होते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, जो CACP है वो क्या करता है, MSP को लॉन्च करता है 22 फसलों के लिए। ठीक है, और गन्नों के लिए अलग से एक रेट तय होता है, MSP गन्ने के लिए नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना होगा। गन्नों के लिए MSP नहीं होता। अब गन्नों के लिए क्या होता है, तो गन्नों के लिए एक होता है उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है, जिसको हम FRP कहते हैं। अब जो CACP है 22 फसलों के बारे में क्या करता है, लिस्ट को लॉन्च करता है। इस 22 फसलों में आपको
लगभग 14 फसलें देखने को मिलेंगी खरीफ फसलें, ठीक है, 6 फसलें होंगी रबी फसलें और 2 फसलें ऐसी होंगी जो वाणिज्य फसलें होंगी, ठीक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए खरीफ फसलें क्या होती हैं, रबी फसलें क्या होती हैं और जायद फसलें क्या होती हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि आपने जो क्रॉप होती हैं उसको 3 भागों में बांट रखा है। खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं, वो उगाई जाती हैं मॉनसून के सीजन में, इसीलिए हम उसको मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं। जो रबी फसल है वो उसको हम उगाते हैं विंटर में यानी ठंड में, तब इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। और जो जायद फसलें होती हैं उनको हम गर्मियों के अंदर उगाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समर क्रॉप बोलते हैं। तो जो खरीफ फसलें हैं उनको हम जुलाई के अंदर लगभग बोते हैं, अक्टूबर में काट लेते हैं। उसी प्रकार जो रबी फसलें हैं उसको अक्टूबर में बोते हैं और फरवरी के आसपास हम इसको मतलब काट देते हैं। उसी प्रकार से जायद मार्च से जून। बाकी यहाँ पर आपको दे रखा है कि जैसे चावल हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप इसका जवाब देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम था जिसको 2003 में लॉन्च किया गया था या फिर लागू किया गया था, के अनुसार किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को कानून की दृष्टि में वैधता प्राप्त करने के लिए विलय में पक्ष होना अनिवार्य है, ठीक है, विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। ये आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड नहीं, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है दल बदल विरोधी कानून ऐसी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करता जिसके भीतर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना, पीठासीन अधिकारी आप समझ रहे हैं, फिर लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति होता है, इन्हीं को हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, ठीक है। पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करना अनिवार्य होता है, यानी इसके अंदर ये बोला गया है कि कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है इसके लिए, पीठासीन अधिकारी के लिए। अब आपको बताना है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही हैं, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही हैं और 1 गलत है। 1 गलत कौन सा है? देखिए जो पहला जो आपके पास स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ठीक है, आपने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे इसी क्वेश्चन पे, है ना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है। देखिए डिफेक्शन का मतलब क्या है कि आपने क्या कर लिया, दल बदल कर लिया। जैसे कि आप किसी पार्टी में थे, आप किसी और पार्टी में चले गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, ठीक है, अदला बदली करना। लेकिन एंटी डिफेक्शन क्या है कि हमें डिफेक्शन को रोकना है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन क्या है, हमको डिफेक्शन को रोकना है, यानी कोई एक आदमी है, कोई सांसद है, कोई एमएलए है, किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, उसको रोकना है। उसी को रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन एक्ट लेके आए हैं, ठीक है। इस एक्ट को हम कब लेके आए थे, 1985 में लेके आए थे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दल विरोधी क्या है, दल बदल क्या होता है। दल बदल आपने समझ लिया कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये क्या है, दल बदल करना, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, 1985 से पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब दल का बदली हो रही थी। जो एमएलए हैं, सांसद हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में आ रहे थे, ठीक है। तो यही काम रोकने के लिए क्या किया गया कि 1985 में हमने क्या किया, हमारा जो संविधान है उसके अंदर संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद हमने जो 10वीं अनुसूची है ना, उसको हमने अपने संविधान के अंदर जोड़ दिया। कौन सी अनुसूची को, 10th शेड्यूल को जोड़ दिया, 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया। अब इसी 10वीं जो अनुसूची है उसको हम दल बदल विरोधी अधिनियम कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं। अब हम इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लेके आए थे, तो ये अमेंडमेंट था 52, ठीक है, 92 संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
लेकिन जब हम इसको लेके आए थे ना, इसमें दो बातें थी। एक तो अगर कोई एमएलए है या फिर सांसद हैं, कई सारे लोग एक साथ जाते हैं, ठीक है, जो हमें इस एक्ट में बताया गया था 1/3। अगर इतने सारे लोग जाते हैं किसी पार्टी में, किसी पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो हम इसको विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको विलय बोलेंगे। और इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है, इसको एंटी डिफेक्शन में नहीं लाया जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आदमी जा रहा है, इस पार्टी में चला गया, तो ये पार्टी है, इस पार्टी पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, वो इनको मतलब स्वीकार करने के लिए अलाउ कर रखा है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो दूसरी पार्टी है जहां पर लोग जा रहे हैं उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, और जिस पार्टी पे जा रहे हैं, अगर 1/3 जा रहे हैं, ये 1985 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर 1/3 जा रहे हैं तो इसको विलय बोलेंगे और ये एंटी डिफेक्शन में नहीं आता। अब देखिए होता क्या है, जो 1985 का हम अधिनियम लेके आए थे ना, उसमें क्या बोला गया कि किसी राजनीतिक दल के, यानी जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वहां से 1/3 जो निर्वाचित सदस्य है ना, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, अगर वो जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो हम क्या बोलेंगे? इसको विलय बोलेंगे, दल बदल नहीं कहेंगे, ठीक है। ये कब बोला गया? 1985 के एक्ट में बोला गया, लेकिन इसको चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 2003 में इसको चेंज कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 91 अमेंडमेंट। ये आपको बहुत ही अच्छे पे ध्यान रखना है, कौन सा अमेंडमेंट? 91। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था 92 अमेंडमेंट, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया था। तो जो 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 2003 में आता है, इसमें क्या किया गया? इसमें जो विलय की बात की गई थी ना, डेफिनेशन की गई थी 1/3, इसको बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। यानी अगर अब 1/3 मेंबर जाते हैं किसी पार्टी पे, तो हम उसको भी दल बदल कहेंगे, लेकिन अगर वहीं 2/3 जाते हैं किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में, तब हम इसको बोलेंगे ये विलय है। और विलय तो हमने क्या कर रखा है? कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसको हमने लागू कर रखा है कि आदमी जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या था कि कोई भी कानून के तहत अयोग्य, हमने इसको कर दिया घोषित। कोई क्या हो गया? अयोग्य घोषित हो गया। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है, दोबारा से वो उसी सीट से चुनाव लड़ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हमने उसको अयोग्य घोषित कर दिया तो दोबारा लड़ नहीं सकता, वो दोबारा लड़ सकता है। अब कौन बताएगा कि दल बदल किया है या नहीं किया है? इसको बताने का अधिकार एकमात्र किसके पास है? अध्यक्ष के पास या फिर सभापति के पास। अगर दल बदल कहाँ पे हुआ है? लोकसभा में हुआ है तो अध्यक्ष देखेंगे, अगर वो हुआ है राज्यसभा में तो सभापति देखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने अगर बोल दिया कि हाँ ये एंटी डिफेक्शन है, तो क्या वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? क्या न्यायिक समीक्षा के अधीन है ये बात या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा इसके ऊपर बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन की बात की जा रही है और वो निर्णय गया है किसके पास? अध्यक्ष के पास या फिर सभापति के पास। तो क्या कोई मतलब टाइम की बाउंडेशन लगा रखी है कि आपको इतने समय में ही अपना निर्णय देना होगा कि एंटी डिफेक्शन इन्होंने किया है या नहीं, डिफेक्शन किया है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी समय सीमा नहीं लगा रखी है। इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी था वो इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। आपको किसके बारे में बताना है? अमेजन रिवर बेसिन के बारे में बताना है। इसमें गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों को कवर करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है अमेजन वर्षावन पूर्व में एंडीज पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, जो पूर्व में है वो क्या है, वो है महासागर, अटलांटिक महासागर, और जो पश्चिम में है वो है एंडीज पर्वत। ये उल्टा कहा गया है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इन सारे देशों में जो अमेजन का नदी बेसिन है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लिया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जो अमेजन रिवर बेसिन है वो क्या है। देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिख रही है, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको ये नॉर्थ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ में। तो ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये सब क्या हिस्सा है, ये है अमेजन रिवर बेसिन का एक पार्ट। ठीक है, पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब जो ये अमेजन वर्षा वन है ना, यहाँ पर आपको बड़े ही विशाल उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। अब इतने ज्यादा वन होंगे तो यहाँ पे वर्षा भी होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, जो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो दक्षिण अमेरिका है उसके उत्तर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिन क्या होती है। ठीक है, बेसिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये एक रिवर है, अब इसकी ये बहुत सारी सहायक रिवर है। ठीक है, अब जितना भी ये एरिया कैप्चर कर रही है ना, उन सबको मिला के हम बोलते हैं ये बेसिन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से जो अमेजन रिवर है और जो इसकी सहायक नदियां हैं ना, उन सबके जल को मिला देंगे तो एक बेसिन बन जाएगा, जो लगभग कितना है, 6 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो अमेजन बेसिन है विश्व विशाल वर्षा वन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो विश्व में वर्षा वनों की कुल मात्राओं के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके हिसाब से जो अमेजन बेसिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो देखिए ब्राजील के लगभग 40% से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद पेरू और गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद जो अमेजन नदी बेसिन है विश्व की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये है अमेजन रिवर बेसिन। इसकी अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। इसके अगर वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा, जो आपके सेकंड स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपने ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विद रेफरेंस टू मिलेट प्रोडक्शन इंडिया, यानी जो मिलेट होते हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्शन की बात करता है इंडिया में। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, यानी जो भारत है पूरे वर्ल्ड में जो मिलेट होते हैं उनके प्रोड्यूसर में सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेट का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोलता है इंडिया ने जो यूनाइटेड स्टेट्स है उससे कहा था कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित किया जाए। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है, 2 गलत है। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही है, बाकी सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ महाराष्ट्र, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेट्स जो प्रोडक्शन होता है वो होता है राजस्थान में, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2025 है उसके लिए हमने नहीं कहा था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ना वो 2023 है, यानी जो इस समय चल रहा है ना साल, यही क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारत है विश्व में पोषक अनाज बोलते हैं, ठीक है, मिलेट्स को पोषक अनाज, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। उसके मामले में भारत क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में बात करें तो भारत लगभग 20% का क्या करता है, उत्पादन करता है। और एशिया में अगर उत्पादन की बात करते हैं तो भारत लगभग 80% का कंट्रीब्यूशन करता है। जो राजस्थान है भारत के अंदर सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है, यानी मिलेट्स का, ठीक है।
और 2023 हमने आपको बता ही दिया कि एक क्या है, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। अब बात कर लेते हैं मिलेट्स क्या होते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, जिसको हम कद्दन बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, या फिर मोटा अनाज भी हम इसी को बोलते हैं। कई सारे इसके नाम हैं। देखिए, छोटे बीज वाले फसलों को हम मिलेट्स बोलते हैं। इन्हें एक सुपर फूड भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो अनाज है ये सबसे पहले देखे गए थे सिंधु सभ्यता के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले उगाए जाने वाले में भी ये आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेंगे। जलवायु की बात करते हैं कि किस परिस्थिति में इसको उगाया जा सकता है, तो ये एक तरह की खरीफ फसल है, यानी जो मानसून फसल बोलते हैं वही है। ठीक है, तापमान इसको चाहिए 27 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक। इसको मतलब जो वर्षा होती है, रेन चाहिए 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। मिट्टी होनी चाहिए या तो अवर जलोढ़ हो या फिर दोमट मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, भारत की बात करते हैं मिलेट के बारे में। आपको जैसे कि मैंने बताया, जो भारत है मिलेट को उगाने में नंबर 1 पर है, और पूरे भारत में लगभग 20% का उत्पादन भारत करता है, और एशिया में 80% का करता है। ठीक है, जो मिलेट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक रागी देखने को मिलेगा, ज्वार देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से समा, बाजरा चना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको बताया था राजस्थान में होता है। 3rd नंबर पे कर्नाटक आता है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर मध्य प्रदेश का, और फिर उत्तर प्रदेश का। बाकी यहाँ पर कई सारी सरकार की पहले लिखी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं, जैसे कि INSIMP। ठीक है, इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। बाकी यहाँ पर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट डे था, मिलेट ईयर है, वो कौन सा है, 2023 का ही है। इसकी महत्व की बात करते हैं तो ये काफ़ी कम महंगा होता है, पोषण की दृष्टि से बहुत ही बेहतर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाते हैं देखने के लिए। जैसे कि इसमें उच्च प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, खनिज होता है, ठीक है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। ऐसी मतलब बेकार कहीं पर जलवायु है ना, जहाँ पर वर्षा कम होती है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी इसको उगाना काफ़ी ईजी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मिलेट के बारे में भी समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोलता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओपन ओशन मिशन, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट भारतमाला परियोजना। आपको बताना है जितने ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से कितनी ऐसी इनिशिएटिव हैं, ऐसी पहल हैं जो नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी 4 सही है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 सही है, 1 गलत है। एक गलत कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी के ऊपर के आपको 3 एकदम सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा हम देख लेते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। देखिए, ब्लू इकोनॉमी से आप समझ लीजिए कि ये बात हो रही है सागर से, रिवर से। ठीक है, यानी जो हमारा महासागर होते हैं ना, जो हमारे सागर होते हैं, उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लू इकोनॉमी का। ठीक है, जहाँ पर हम ऐसी इकोनॉमी का मतलब प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर जो वहाँ पे जीव रहते हैं, जैसे कि मछली वगैरह रहती हैं, उनको कोई नुकसान भी ना हो और वहाँ से हम इनकम भी जनरेट कर पाएँ। ठीक है, अगर विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार जो नीली अर्थव्यवस्था है वो क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए, यानी जो वहाँ का जो एक इकोसिस्टम है उसको बिना छेड़े अगर हम आर्थिक विकास करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, बेहतर आजीविका को प्राप्त करते हैं, नौकरियों को बना पाते हैं, और समुद्री संसाधन हैं उनका संधारणीय उपयोग भी कर पाते हैं, यानी उनको बिना नुकसान करे अगर हम उसका उपयोग कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, नीली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ प्रमुख सरकारी पहल दी गई हैं, जैसे कि डीप ओशन मिशन, सरकारी सागरमाला परियोजना, ठीक है, ओ स्मार्ट, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और नाविक। ठीक है, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में जो 4th स्टेटमेंट था वो था भारतमाला परियोजना के बारे में। देखिए, जो भारतमाला जो परियोजना है वो क्या है, वो एक सड़क विकास का एक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है एक तरह का, ठीक है, जिसमें हम जो स्थानों पर सबसे छोटी, जाम मुक्त और अनुकूलित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या करते हैं,
सुरंगों को बनाते हैं, पुलों को बनाते हैं, ठीक है, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाते हैं, फ्लाई ओवर्स बनाते हैं, ठीक है, ओवरपास, इंटरचेंज, बाईपास, रिंग रोड, इस प्रकार के हम क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं जिससे जाम मुक्त हो जाए चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा जाम लगता है उन सारी चीज़ों को हम टैकल कर सके, एक अच्छा कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड कर सके। ये होता है भारत हमारा परियोजना, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पर आपने देखा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी ऊपर के 3 बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन है सी इसका उत्तर हो जाता है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे और उम्मीद है आपने कई सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखी होंगी। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलने वाली है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी यूपीएससी में, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।